प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम आपको वीडियो बनाए थे और जो भारतीय संस्कृति पाठ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, उसकी व्याख्या को हमने आपको समझाया था। अब हम आपके उसके गद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर बताने जा रहे हैं। सभी ध्यान से सुनिएगा, अपनी कॉपी पेन पेंसिल साथ में बस रखिएगा, ठीक है। जिन पैराग्राफ्स को हम टिक करेंगे, उन लिखने के लिए देंगे, आप उनको कॉपी पे उनके प्रश्न लिखकर उत्तर अवश्य लिखेंगे। चलिए देखते हैं। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न नहीं किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा ना किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में पाया जाता हो, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आओ हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो इसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं, ठीक है ना बच्चों। पहले भी हम आपको पैराग्राफ्स के बारे में बता चुके हैं, कैसे लिखना है, लिखकर भी आपको बताया है, दिखाया है। और सबसे पहले प्रश्न यही आएगा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम अथवा संदर्भ लिखिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं, पाठ का नाम है हमारी भारतीय संस्कृति और लेखक है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश को हम पहले भी बता चुके हैं बच्चों, सबसे लास्ट में इसका आंसर लिखना। जो भी रेखांकित किया गया है उसका संकेत डालकर आप इसकी व्याख्या लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा प्रश्न है कि भारत में वर्षा का वितरण कैसा है, ठीक है। भारत में वर्षा का जो वितरण है वो अगर देखा जाए तो जो असम की पहाड़ियां हैं उसमें 300 इंच तक वर्षा होती है, और अगर जैसलमेर को देख लिया जाए तो वहाँ की भूमि क्या होती है, तपती रहती है, 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। लेखक ने ये बताया है। भारत भूमि की क्या विशेषता है, ठीक है। भारत भूमि की क्या विशेषता है कि इसमें संसार में पाया जाने वाला प्रत्येक फल, अन्न, खनिज पदार्थ, वृक्ष और जानवर, हर चीज यहाँ पर मिलती है। हमारे भारत भूमि की क्या विशेषता है कि यहाँ पर जंगल में जानवर भी होंगे, वृक्ष भी होंगे, ऐसा कोई अन्न नहीं जो यहाँ ना होता हो, फल भी यहाँ पर सारे हैं। ये हमारे भारत की विशेषता है। भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग किस बात का जीता जागता सबूत हैं? किस बात का है कि प्रकृति की जो विविधता है, प्रकृति की विविधता का मानव जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उसके रहन सहन, खान पान, चलने फिरने, मस्ती, हर चीज पर, वेशभूषा पर वहाँ की जो प्रकृति है उसकी विविधता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। प्राकृतिक विविधता का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो सबूत था। अब प्रभाव क्या पड़ता है कि जो प्राकृतिक विविधता है वो चाहे रहन सहन हो, खान पान हो, वेशभूषा हो, ठीक है, शरीर और मस्तिष्क पर हर प्रकार का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अगला देखिए पैराग्राफ। भिन्न भिन्न धर्म, इसे आप करेंगे कॉपी पे, ठीक है ना, टिक कर लेना। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत जनसंख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि ये एक देश नहीं, अनेक देशों का समूह, एक जाति नहीं, एक अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। बच्चों, हमने व्याख्या आपको बताई थी, तो बताया था हमारा भारत देश है ही ऐसा, ठीक है ना। और ये अपनी संस्कृति से ही हर किसी को अपने आगे झुकाने की सामर्थ्य रखता है।
बस शर्त क्या है कि हम सबको एक होना चाहिए। जब एक होंगे तभी हम ऐसा कर सकते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आगे जो क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं कि भारत के धर्मों और बोलियों में क्या समानता है। ठीक है, तो बच्चों भारत के धर्मों और बोलियों में समानता क्या है? समानता, एकमात्र समानता ये है कि यहाँ की जो मात्रा है वो असंख्य है। यहाँ गिनती नहीं कर सकते हम, ना जातियों की ना बोलियों की, किसी चीज़ की। ठीक है, समानता है। किसी अपरिचित द्वारा भारत को अनेक देशों का समूह कहे जाने पर क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है कि अगर देखा जाए विश्व में तो अधिकांश देशों में प्राय एक ही धर्म, एक ही जाति मानी जाती है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर एक जाति होगी, एक ही धर्म होगा। लेकिन हमारे भारत में क्या है, अनेक अलग अलग धर्म हैं, अनेक जातियाँ हैं, बाहुल्य है। हर किसी को यहाँ पर अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता है। और जब कोई अपरिचित व्यक्ति, अनजान व्यक्ति माने अगर कोई आता है तो वास्तव में वो ये कहेगा कि यहाँ तो कई देश एकत्र हैं, ये समूह है भारत कई देशों का, यहाँ एक जाति नहीं कई जातियों का समूह है, ये कहेगा। ठीक है ना। अगला देखिए, इसे आप कॉपी पे अवश्य करेंगे, टिक किया है मैंने। अगला देखिए, किसी अपरिचित द्वारा भारत को अनेक देशों का समूह कहे जाने का क्या कारण पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से ना तो अलग है ना ही अलग हो सकता है और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरे की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम है हमारा भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या आप सबसे लास्ट में करेंगे। अब अगला प्रश्न आप करेंगे कि गद्यांश में भारत की किन विभिन्नताओं की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो किन की ओर संकेत किया है भाई? जाति की ओर संकेत किया है, धर्म की ओर किया है, भाषा की ओर किया है, वेशभूषा पे किया है, रहन सहन की ओर किया है, खान पान की लिए किया है, रंग रूप की ओर संकेत किया है, बहुत सी विभिन्नताओं की ओर संकेत किया है। ठीक है, अगला देखिए, भारत की अनेकता में एकता को किस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है? ठीक है, तो भारत में अनेकता की एकता को बहुत से विभिन्न रंगों के द्वारा मणियों अथवा फूलों की रेशमी धागे में पिरोकर बनाए गए एक सुंदर हार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट किया है। ठीक है, अगला देखिए, गद्यांश में लेखक क्या संदेश देना चाहता है? गद्यांश में लेखक क्या संदेश देना चाहता है? आपको क्या लगता है बच्चों, क्या संदेश देना चाहता है लेखक? देखिए, ये संदेश देना चाहता है कि हमें देश की, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति को देश की एकता और अखंडता में सहयोग देने का संदेश देना चाहता है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में हर व्यक्ति का सहयोग आवश्यक है, हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये अगला देखिए पैराग्राफ। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हमारी वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक जलप्रपातों और प्रवाहों को स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रत्येक और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फूल फल पैदा करती रहीं, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है।
प्रश्नों को देखेंगे बच्चों। गद्यांश और पाठ का नाम लिखेंगे। गद्यांश के पाठ हमारे का गद्यांश कहाँ से लिया है? भारतीय संस्कृति से। लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या सबसे अंत में ही करेंगे। तो देखिए, लेखक ने किसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया है? लेखक ने किसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया है? तो लेखक ने भारत की जो अनेकता में एकता है, जो भारत में अनेकता में एकता की जो भावना है, उसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। भारत में अनेकता में जो एकता है, उसे भारतीय संस्कृति का नाम दिया है। भारतीयों के हृदयों में प्रवाहित भारतीयता की भावना की तुलना किससे की गई है? तुलना किससे की गई? नदियों में बहने वाले जल से की गई। ठीक है, किससे की गई है? नदियों में बहने वाले जल से की गई। गद्यांश में नदियों को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? किसके प्रतीक के रूप में? धर्म के संप्रदायों के रूप में प्रस्तुत किया है। धर्मों के संप्रदायों के रूप में। ठीक है ना। अगला देखिए बच्चों, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न ये है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हथौड़े हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जवां हमारा। देखिएगा इसके प्रश्न। पाठ और गद्यांश का नाम आपको गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या सबसे अंत में करनी है। तो इसमें प्रश्न पूछा है, लेखक ने अमृत किसे कहा है? ठीक है ना। लेखक ने अमृत किसे कहा है? लेखक ने अमृत जो अनेकता में एकता की भावना है उसको कहा है। किसे कहा है? अनेकता में जो एकता की भावना है उसे अमृत तत्व कहा है। अमृत के निर्मल और शुद्ध, शीतल और स्वस्थ होने से लेखक का क्या आशय है? ठीक है, तो लेखक का आशय यही है। क्या आशय है? कि यहाँ पर जो एकता की भावना है वो तो अमृत तत्व है, लेकिन आज ये भावना जो है सांप्रदायिकता, स्वार्थ के कारण क्या हो गई है? मलिन हो गई है, दूर होती जा रही है, अस्वस्थ हो रही है, अशुद्ध हो रही है। तो इसका कारण क्या है? कि मन को शांति और शीतलता नहीं रख पा रही है, मन को शांति नहीं मिल रही। इसलिए लेखक ने कहा है कि इस अमृत के निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ होने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और किसके द्वारा? एकता के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, हमारे संस्कारों के द्वारा, हमारे आचरण द्वारा, हमारे व्यवहार द्वारा। ठीक है, हमारी संस्कृति द्वारा। चलिए आगे देखिए, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? कौन कायम रखे हुए है? भारतीय संस्कृति। जो हमारे भारतीय संस्कृति की जो एकता है, एकता तत्व है, वही हमारे अस्तित्व को आज कायम रखे हुए है। ठीक है ना। अगला देखिए पैराग्राफ बच्चों, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कॉपी पे करेंगे, टिक कर लीजिएगा। इसको करने के लिए देखिए, ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है और जिससे अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डालकर हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गद्यांश की व्याख्या जो रेखांकित है उसको आप सबसे अंत में करेंगे और इसके अगले प्रश्नों को हम देखेंगे कि
लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? लेखक ने जो गद्यांश है इसमें क्या संदेश दिया? आपको क्या लगता है बच्चों, कुछ समझ में आया है? चलिए, क्लास होता तो आप बताते, सॉरी। चलिए, क्या संदेश देना चाहे लेखक ने? कि हमारा जो मानव है उसका कल्याण जो है, उसके जीवन के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र होगा सत्य और अहिंसा का पालन करना। ठीक है, क्या होगा? सत्य और अहिंसा का पालन करना। हमें एकता के साथ मिलके रहना चाहिए, सत्य और अहिंसा का पालन भी करना चाहिए। ठीक है, फिर है किस मूर्त रूप के चलते फिरते रहने की बात यहाँ कही गई है? किसकी कही गई है? कि गांधी जी जो थे वो राष्ट्रीय एकता के मूर्त रूप थे, इसलिए उन्हीं के चलते फिरते रहने की यहाँ बात की गई, महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी ने कौन सा अमृत तो हमारी सूखी हड्डियों में डाला था? ठीक है, क्या डाला था? सत्य और अहिंसा का अमृत। महात्मा गांधी ने कौन सा अमृत तो डाल दिया था हमारी हड्डियों में? सत्य और अहिंसा का। ठीक है, मानव मात्र के जीवन के लिए क्या आवश्यक हो गया है? सबका उत्तर अधिकतर बच्चों एक ही आ रहा है, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। मानव मात्र के जीवन के लिए क्या आवश्यक हो गया है? सत्य और अहिंसा। ठीक है ना, इसको आप कॉपी पे अवश्य करेंगे। अगला पैराग्राफ देखिए आप। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग ही से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है तेन तक तेन बुद्धा, मतलब जो भी करो आप त्याग पूर्वक करो, जो भी भोग करें आप त्याग पूर्वक करें। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। बच्चों, लेखक ने इसमें जो बताया है उसे ध्यान से सुनेंगे आप। चलिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या सबसे अंत में ही करेंगे। हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या रहा है? तो हमारी संस्कृति का मूल आधार क्या रहा है? अहिंसा तत्व। क्या रहा है मूल आधार? अहिंसा तत्व। ठीक है ना, अहिंसा तत्व। हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है? इसका दूसरा रूप क्या है? हमारे नैतिक सिद्धांतों में किसको दिया गया है? अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है, अहिंसा को। और इसका दूसरा रूप क्या है? त्याग है। ठीक है ना, त्याग और स्वार्थ क्या है? अगला प्रश्न है, त्याग और स्वार्थ क्या है? अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। आपको पढ़ाया था ना अभी, इसी पैराग्राफ में सामने लिखा, अहिंसा का दूसरा जो रूप है वो त्याग है और स्वार्थ का जो दूसरा रूप है वो हिंसा है। स्वार्थ किस रूप में हमारे सामने आता है? स्वार्थ हिंसा के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, भोग के रूप में हमारे सामने आता है। स्वार्थ में क्या है? भोग है, और भोग में स्वार्थ छिपा होता है, इसलिए स्वार्थ हमारे सामने भोग के रूप में, हिंसा के रूप में आता है। हमारी सभ्यता की विशेषता क्या रही? हमारी सभ्यता की विशेषता रही है कि भोग भी त्याग से निकले। ठीक है, क्या विशेषता रही? कि भोग भी त्याग से निकला है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम किसके द्वारा व्यक्ति, समाज और देश के बीच के विरोध मिटाना चाहते हैं? हम किसके? हम तेन त्यक्तेन भुंजीता की भावना से, अर्थात भोग करो मगर त्याग पूर्वक।
की भावना से व्यक्ति और समाज और देशों के बीच का जो विरोध है उसे हम मिटाना चाहते हैं। तेन तक तेन भुजंगीता की भावना से क्या विरोध है? हमारी नैतिक चेतना जो है, पढ़ा था ना ऊपर पैराग्राफ में, हमारी जो नैतिक चेतना है वो तेन तक तेन भुजंगीता की भावना से ओतप्रोत है, नैतिक चेतना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमसे गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को, अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों में भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। ठीक है ना बच्चों, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम सब जानते हैं, बहुत बार आपने देखा है, पढ़ा है भी। तो पाठ का नाम है हमारा भारतीय संस्कृति, लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या आप जैसे कि व्याख्या हम आपको पढ़ा चुके हैं, वो सबसे लास्ट में करेंगे। लेखक किन दुर्दिनों की बात कर रहा है? ठीक है ना, लेखक किन दुर्दिनों की बात कर रहा है? इसका उत्तर आप लिखेंगे बच्चों कि लेखक उन दुर्दिनों की बात कर रहा है जब हम विदेशियों के द्वारा, भाई विदेशी जब आए थे, अंग्रेज आए थे तो हमें गुलाम बनाया था ना, तो हम पे बहुत सारा हमारा शोषण किया था, बहुत सारे अत्याचार किए थे। तो बताया है कि जब हम विदेशियों से आक्रांत और पद दलित हुए, प्रकृति और मानव दोनों ने हम पर मुसीबतों का पहाड़ ढहाया था। प्रकृति ने भी हमें कष्ट दिया था, आपदा आई थी, बहुत सी ऐसी बीमारियां फैल गई थी। ठीक है, और अंग्रेज भी हमारा शोषण कर रहे थे। अगला देखिए, अपनी दास्ता के दिनों में हमने कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की? ठीक है, तो अपनी दास्ता के दिनों में हमने जैसे कि गांधी जैसे कर्मठ व्यक्ति, धर्मिष्ठ क्रांतिकारी को प्राप्त किया, रविंद्र जैसे मनीषी मतलब विद्वान को, अरविंद और रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। इसी के साथ अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे विद्वान वैज्ञानिक पैदा हुए जिनका लोहा आज भी संसार मानता है, सिक्का मानता है। ठीक है, अगला देखिए, किन हालातों में भी हम जीवित रहे? किन हालातों में? जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, हम तब भी जीवित रहे, हमें कोई नहीं डिगा सका। ठीक है, अगला देखिए, हमारी सामूहिक चेतना कैसी है? हमारी सामूहिक चेतना कैसी है? नैतिक आधार पर ठहरी हुई। हमारी सामूहिक चेतना कैसी है? नैतिक आधार पर ठहरी हुई। किस पर? नैतिक आधार पर ठहरी हुई है। ठीक है ना बच्चों, ये आधार पहाड़ों से भी मजबूत था, समुद्र से भी, कैसे? पहाड़ों से भी मजबूत था, समुद्र से भी गहरा था, आकाश से भी व्यापक था, उस पर ठहरी। ठीक है, अगला देखिए, हमारी सामूहिक चेतना के नैतिक आधार का हमें क्या लाभ हुआ है? ठीक है, तो हमें हमारी जो सामूहिक चेतना थी उसके नैतिक आधार का हमें लाभ हुआ है कि हम विषम हालातों में भी न केवल जीवित रहे बल्कि आध्यात्मिक और जो बौद्धिक हमारा गौरव था उसको हमने बनाए भी रखा। ठीक है, ये लाभ हुआ है। अगला देखिए बच्चों, लास्ट ये पैराग्राफ कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में एक एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया है।
पाठ और लेखक का नाम, पाठ है हमारा भारतीय संस्कृति, लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लिखेंगे। प्रश्न है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल का क्या महत्व बताया है। ठीक है ना। लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता और उसके बल का क्या महत्व बताया है। क्या बताया है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति की एकता है उसका सबसे बड़ा जो बल है वो है नैतिक चेतना। ठीक है ना, इसका महत्व बताया। अगला पैराग्राफ देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे कॉपी पे अवश्य करेंगे बच्चों। ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे जरूर लिखेंगे। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत करने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो हिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना किसी शक्ति मानव के लिए, बिना शक्ति कोई मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश से चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। ठीक है। पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संदर्भ भी आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड, हिंदी के जो गद्यखंड है उसमें से भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या सबसे अंत में करेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, इसे देखेंगे कि विज्ञान ने आज क्या किया है। ठीक है ना बच्चों, विज्ञान ने आज क्या किया है कि मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अलौकिक शक्तियां प्रदान कर दी हैं। विज्ञान ने क्या किया है कि मनुष्य को ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां और अद्भुत अलौकिक शक्तियां प्रदान की है, जिससे मनुष्य आज जो भी आविष्कार कर रहा है ना वो दिव्य ही है। ठीक है। या अगला देखिए, आज विज्ञान का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है। आज विज्ञान का उपयोग क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति अथवा समूह उत्कर्ष तथा दूसरे व्यक्ति अथवा समूह को गिराने के लिए किया जा रहा है। आज हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है, उसका प्रयोग कर रहा है विज्ञान का। ठीक है। अगला देखिए, लेखक किस प्रकार के साधनों को अपने हाथ में रखने का परामर्श दे रहा है। कैसे साधन? जो अहिंसात्मक हों, त्याग भावना को प्रोत्साहित करें, भोग भावना को दबाए रखें, ऐसे साधन हमारे हाथ में देने की बात कर रहा है। मानव शक्ति कब हितकर नहीं होती? कब नहीं होती है हितकर बच्चों? जब नैतिक अंकुश नहीं होता है तब मानव शक्ति हितकर नहीं होती। नैतिक अंकुश के बिना मानव शक्ति हितकर नहीं होती है। ठीक है। अगला देखिए, नैतिक अंकुश किस चेतना या भावना को जन्म दे सकता है। ठीक है। नैतिक अंकुश किस भावना को जन्म दे सकता है? अहिंसात्मक त्याग की भावना को जन्म दे सकता है। ठीक है। जिसमें अहिंसात्मक मतलब कोई जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, राग द्वेष ना हो, ऐसी भावना को, त्यागपूर्वक भावना को जन्म दे सकता है। विज्ञान की शक्ति को कौन परिमित और उसके उपयोग को नियंत्रित कर सकता है? जो विज्ञान की शक्ति है उसको सिर्फ नैतिक अंकुश के द्वारा ही उत्पन्न जो अहिंसात्मक जो त्याग भावना है वही विज्ञान की शक्ति को परिमित और उसके उपयोग को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है ना। उपयुक्त अवतरण में लेखक ने मानव को क्या संदेश दिया है? लेखक ने यही संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को जो भी उसे शक्तियां प्राप्त की हैं उसने, उसका वो त्याग पूर्वक उपभोग करे, किसी के भी
अहित करने में उसका उपयोग ना करें, एकता की भावना को कायम रखें, अहिंसा और त्याग की भावना उसमें रहे। यही संदेश दिया है। जब हम एक होकर रहेंगे, अखंडित रहेंगे, तो कोई भी शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती है। बच्चों, ये सारे आपके गद्यांश के जो संबंधित प्रश्नोत्तर थे, ये सारे आपको बताए गए हैं। जिन पे आपको टिक लगाया गया है उनको आप कॉपी पे बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान कर लीजिए। आपको दूसरा पैराग्राफ करना है, फिर आगे चल के आपको ये छठा पैराग्राफ नैतिकता वाला करना है। ठीक है, फिर आपको ये लास्ट में जो है विज्ञान वाला 10वां आज का विज्ञान, ये आपको लिखना है। ठीक है, अगले पार्ट का वीडियो हम लेके फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।